Hello students, how are you? My name is Ahmed. Today I am going to teach you Geography first chapter Resources and Development. आज हम पढ़ने वाले भूगोल का फर्स्ट अध्याय जिसका नाम है संसाधन और विकास। ये हमारी आरपीसी बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। इसको बड़े अच्छे ढंग से हम पढ़ने वाले हैं। संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है, तो जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आपकी तैयारी बड़ी दमदार, बड़ी शानदार होने वाली है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। संसाधन और विकास। सबसे पहले ये देखिए हम संसाधन होता है क्या है। सबसे पहले देखिए संसाधन होता है क्या है। संसाधन 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 को इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं रिसोर्स। क्या बोलते हैं? रिसोर्स। संसाधन को इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। संसाधन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जिससे हमारी क्या पूरी होती हो, जरूरत पूरी होती हो, आवश्यकता क्या होती हो, पूरी होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। अब इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। मैंने क्या कहा? ऐसी कोई भी वस्तु जिससे हमारी जरूरत और हमारी आवश्यकता पूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। चलो इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन से समझेंगे, आपके ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है। हमारे पर्यावरण हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो, आवश्यकता क्या हो? पूरी हो, उसे संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे संसाधन कहते हैं। एक बार सभी बच्चे देखेंगे फिर से। हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिससे हमारी आवश्यकता क्या हो? पूरी हो, जिससे हमारी नीड क्या हो? फुलफिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। इसकी 3 शर्त होती है। इसकी कितनी शर्त होती है? इसकी 3 शर्त होती है। इसकी शर्त देखो क्या होती है। संसाधन बनने के लिए क्या होती है? 3 शर्त होती है। वो 3 शर्त क्या होती है? एक तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। इसके अंदर क्या उपलब्ध होना चाहिए? टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? उपलब्ध। टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। पहली शर्त क्या है? किसी भी पर्यावरण के अंदर, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर कोई भी वस्तु हमें मिलेगी तो हमें उसके अंदर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी या मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसे बोलेंगे टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात क्या है? सांस्कृतिक रूप से मान्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य। वो सांस्कृतिक रूप से क्या होना चाहिए? मान्य होना चाहिए। सभी लोग उसको स्वीकार करना चाहिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। उसे सभी लोग या सभी धर्म के लोग उसको स्वीकार करने चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति या कोई एक समुदाय स्वीकार करे तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। पूरी दुनिया के, पूरे समुदाय के लोग उसे स्वीकार करने चाहिए। जिसे कहते हैं सांस्कृतिक रूप से माने, तभी लोग उसको क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, और तभी वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। अन्यथा वो संसाधन नहीं हो सकता। तीसरी शर्त इसकी क्या रहती है वो देखो। आर्थिक रूप से संभाव्य। आर्थिक रूप से संभाव्य। आर्थिक रूप से संभाव्य। इकोनॉमिकली फिजिबल। यानी जैसे मान लो गोल्ड हमें कहां से मिलता है? हम अर्थ के अंदर से निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं सोना।
उसको निकालने में हमें पता नहीं वो कितना है, हमें फिलहाल उसकी मात्रा पता नहीं कि भाई वो कितना है जमीन के अंदर, और हमने निकालना उसको शुरू कर दिया। जैसे हम निकालते हैं वो हमें बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, उसको निकालने के लिए मान लो कि 10 करोड़ का खर्चा हो गया और वो निकला नहीं 1 ही करोड़ का, तो ये मान लो हमारे फायदा हुआ नुकसान हुआ, तभी वो क्या नहीं कहलाएगा, संसाधन नहीं कहला सकता, क्योंकि आर्थिक रूप से संभाव्य उसको जब हम खरीद भी सकते हो या फिर उसको निकालने में ज्यादा पैसा भी नहीं लगा हो और उसके बाद में हम उसको बेचे तो हमारे फायदा भी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, संसाधन, जिसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक रूप से संभाव्य अर्थात इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है, ये संसाधन की 3 बातें थी। संसाधन जिसको इंग्लिश में रिसोर्सेज कहते हैं, हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिससे हमारी आवश्यकता क्या हो, पूरी हो, उससे हम क्या कहेंगे, संसाधन। किसी भी संसाधन की 3 शर्त होती है, उसमें टेक्नोलॉजी उपलब्ध होना चाहिए, वो सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए और आर्थिक रूप से वो क्या होना चाहिए, संभाव्य होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। मैं कह रहा हूं मैं जो भी पढ़ाने वाला हूं उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर उसको लिखना भी है, तैयार भी करना है, साथ साथ में पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। संसाधन मिलते कहां से, प्रकृति से। संसाधन कहां से मिलते हैं, प्रकृति से, जिसे बोलते हैं भौतिक पर्यावरण। क्या बोलते हैं, भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण क्या बोलते हैं, भौतिक पर्यावरण। प्रकृति जिसे नेचर बोलते हैं, और पर्यावरण हमारे चारों ओर का जो वातावरण है जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे बोलते हैं भौतिक पर्यावरण। तो प्रकृति का प्रयोग कौन करता है भाई, प्रकृति का प्रयोग किसके माध्यम से हम करते हैं, प्रकृति का प्रयोग किसके माध्यम से करते हैं, हम प्रकृति का प्रयोग करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, और फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं, संस्थाएं स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, संस्थाएं स्थापित, इंस्टीट्यूट। किसी बात कर रहा हूं मैं, इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। इन तीनों के बीच में कौन होता है केंद्र बिंदु, मानव। प्रकृति का प्रयोग कौन करता है, मानव। टेक्नोलॉजी कौन करता है यूज, मानव। और संस्थाएं कौन बनाता है, तो मानव। तो मैं कह सकता हूं कि प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के बीच में क्या पाया जाता है, क्रियात्मक अंतर संबंध पाया जाता है। क्रियात्मक अंतर संबंध पाया जाता है, अंतर संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंतर संबंध पाया जाता है। अब कैसे अंतर संबंध पाया जाता है, ध्यान से देखना। प्रकृति द्वारा जो भी प्राप्त वस्तु होती है मानव उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, और संस्थाओं द्वारा उसकी जो आर्थिक विकास की गति उसको तेज किया जाता है। देखो इसको बड़े ढंग से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। प्रकृति से हमें जैसे मान लो क्या मिला, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लो प्रकृति से मान लो हमें मिला, खेती से गन्ना मिला। क्या मिला, गन्ना। अब इस गन्ने से हम क्या बनाएंगे, शक्कर। क्या बनाएंगे, शक्कर। तो हम शक्कर ऐसे नहीं बना सकते, हमारे पास उसके लिए क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी। जिससे आप टेक्नोलॉजी अगर तकनीक होनी चाहिए, और जहां से बन रही है उसके लिए कोई ना कोई क्या होगी, संस्था होगी। क्या होगी, संस्था होगी, कोई इंस्टीट्यूट होगा। तो इन सभी को बीच में केंद्र बिंदु कौन है, इन सभी के बीच में केंद्र बिंदु कौन होता है, मानव होता है। कौन होता है, मानव। मानव अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए प्रकृति के जो संसाधन होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, और संस्थाएं उसके ऊपर कार्य करती है। इस प्रकार मानव अपने आर्थिक विकास की गति को क्या करता है, तेज करता है, जिसे बोलते हैं प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के बीच में क्रियात्मक क्या पाया जाता है, अंतर संबंध पाया जाता है। अब जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ आप एग्जाम में लिखोगे कि प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के बीच में किस प्रकार का क्रियात्मक अंतर संबंध पाया जाता है, कि मानव प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तु को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको मूल्यवान बनाता है, और आर्थिक विकास की गति को तेज संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिसे बोलते हैं क्रियात्मक अंतर संबंध। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक अंतर संबंध। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर।
आई होप, मुझे लग रहा है कि आपके बिल्कुल ये समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे नॉर्मली संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है, वो अलग बात है कि उत्पत्ति के आधार पर क्या है, स्वामित्व के आधार। अभी हम ही पढ़ रहे हैं सिर्फ कि संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बड़े इजी और बड़े शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट एक बार देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। एक कौन से संसाधन होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। कौन से संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन सर किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनमें ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं होती है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। और एक होता है मानवीय संसाधन। क्या होता है? मानवीय संसाधन, यानी जो मानव जो संसाधन बनाता है उसे बोलते हैं मानवीय संसाधन या फिर मानव निर्मित संसाधन, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। प्राकृतिक संसाधन को दो और भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में और बांटा जाता है? दो और भागों में डिवाइड इसको किया जाता है। एक तो क्या आएगा हमारे पास, एक आ जाएगा नवीकरणीय संसाधन। क्या आ जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन आ जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। और एक क्या आ जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को मोटे रूप से दो भागों में हमने बांट लिया है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अब पहले इनको देखेंगे। ऑर्बिट में अलग अलग क्या है? पार्ट है। ऑर्बिट में अलग अलग क्या है? पार्ट है। इनको हम बड़े अच्छे ढंग से हम समझने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। नवीकरणीय संसाधन को फिर से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सतत संसाधन। कौन से संसाधन? सतत या फिर परवा। सतत संसाधन बोलो या फिर क्या बोलो? परवा संसाधन हम बोल सकते हैं। और दूसरा कौन सा है? जैव संसाधन। कौन सा संसाधन है? जैव। अब सतत और परवा के अंदर हम देखेंगे पवन और जल। इसके अंदर क्या आता है? पवन और दूसरा क्या आता है? जल। अब सर पवन किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर पवन किसे कहते हैं? ऐसी हवाएं जो तेज गति से चलती है। तेज गति से चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। ये सतत और परवा है। और जैव, जैव को कितने भागों में बांटा गया है? जैव को फिर से दो भागों में बांटा गया है। जैव को फिर से कितने भागों में बांटा गया है? एक तो है प्राकृतिक वनस्पति। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति। और दूसरा क्या है? वन्य जीव। क्या है? वन्य जीव। दूसरा क्या है? वन्य जीव। ठीक है, ये डायग्राम आपको अपने ब्रेन में रखना है। यहाँ से एक नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, अपने ब्रेन में, अपने ब्रेन के माइंड में क्या कर लेना है? स्टोर कर लेना है। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो। वो दो कौन से? एक तो पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब जिसको दोबारा आप रिसाइकल कर सकते हो, जिसको आप दोबारा बना सकते हो, जैसे धातु। जैसे इसके अंदर क्या आ जाएगा? धातु। जैसे इसके अंदर क्या आ जाएगा? धातु। एक होता है अचक्रीय, जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अचक्रीय। अचक्रीय के अंदर क्या आ जाएगा? जीवाश्म ईंधन। क्या आ जाएगा? जीवाश्म ईंधन। क्या आ जाएगा? जीवाश्म ईंधन, जिसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। यानी इसको एक बार आपने बना लिया, फिर वो खत्म हो गया, तो इसको दोबारा बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष का क्या लगने वाला है? समय लगने वाला है, जिसे हम बोल सकते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन वर्ष का इसके अंदर क्या लग सकता है? समय लग सकता है। इसके अंदर जैसे आएगा कोयला। क्या आ जाएगा? कोयला।
कौन आ जाएगा कि हजारों लाखों वर्ष पहले धरती को उत्तल हुई थी, पेड़ पौधे जमीन के अंदर चले गए थे, फिर उस ताप के कारण धीरे धीरे किस में बदल गए, कोयले में और जीवाश्म ईंधन में बदल गए। ये बात आपको याद होगी। फिर मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग से कौन कौन से बताओ। एक तो हमारे पास क्या है, संरचनाएं। क्या है, संरचनाएं। ध्यान से देखना अभी, संरचनाएं एवं संस्थाएं, संरचनाएं और संस्थाएं, संरचनाएं एवं संस्थाएं, ये पार्ट आ गया अलग। और इसके अंदर दूसरा क्या है, मात्रा एवं गुणात्मक, मात्रा एवं गुणात्मक, मात्रा एवं गुणात्मक। अब ध्यान से देखो इस टेबल को आप एक बार फिर से, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन को मोटे रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनमें ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं होती, जैसे जल हो गया, वायु हो गई, ये सारे प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। और दूसरा मानवीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें मानव अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी जरूरत के लिए बनाता है, उसे बोलते हैं मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार में कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम एक बार ही कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक सतत प्रवाह, दूसरा जैव। सतत प्रवाह के अंदर आएगा पवन एवं जल, और जैव के अंदर आ जाएगी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अनवीकरणीय संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, पूर्ण चक्रीय संसाधन जैसे धातु, अचक्रीय संसाधन जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला। और मानव संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, संरचनाएं एवं संस्थाएं। नंबर 2 मात्रा एवं गुणात्मक। इसको आपको लिखना है और दिमाग में एक बार बैठाना है। आई होप, मुझे लगता है बड़े समझ में आ रहा है आपके, बड़े शानदार तरीके से, बड़े इजी तरीके से आपको सारी चीजें बताई जाने वाली। अब हम जो संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे वो अलग आधार पर है। किस आधार पर है, अलग आधार पर है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो बात आएगी वो और भी महत्वपूर्ण है। अब जो बात आने वाली है और भी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। चलो ध्यान से देखो बोर्ड के ऊपर, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देखो संसाधनों का फिर से हम वर्गीकरण करेंगे। अब की बात संसाधनों का वर्गीकरण होगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा संसाधन आ जाएगा, जैव, और एक कौन सा आ जाएगा, अजैव। इसको ध्यान से समझना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जैव और एक क्या होता है, अजैव। अब जैव क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट, जैव होता है क्या है, जैव क्या होता है, ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन होता है, जिनमें क्या होता है, जीवन होता है। ऐसे संसाधन जिनमें क्या होता है, जीवन होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। अब आपसे एग्जांपल को पूछ ले तो जैसे के अंदर क्या लिख लो, सबसे पहले तो एक ही लिख लो मोटे रूप में, मनुष्य, फिर लिख लो प्राणी जात, और फिर आप लिख सकते हो वनस्पति जात। क्या लिख लो, वनस्पति जात। एक प्राणी जात हो जाएगा, एक वनस्पति जात हो जाएगा, एक मनुष्य प्राणी जात। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु वो क्या कहलाते हैं, प्राणी जात। और किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वो क्या कहलाते हैं, वनस्पति। और मनुष्य, आप समझ मनुष्य, तो ये ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं, जिनमें क्या होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीवन। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। तो अजैव के अंदर क्या लिख लेंगे, देखो बड़े ध्यान से, एकदम इजी लैंग्वेज में और सबसे शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ पर। ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन
जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं। किस वस्तुओं के? निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं। निर्जीव वस्तुओं, जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं, निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं। ऐसे संसाधन जो कौन सी वस्तुओं के बनते हैं? निर्जीव वस्तुओं के, जिनमें जीवन नहीं होता है। ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बनते हैं और जिनमें जीवन नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं, इसके अंदर आप एग्जांपल में क्या लिख सकते हो? इसके अंदर हम लिख सकते हैं, एक तो धातु, क्या लिख सकते हो? धातु। और दूसरा क्या लिख सकते हो? चट्टान। क्या लिख सकते हो? चट्टान। ये लो, ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है सर? दो। कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक तो जैव और दूसरा अजैव, बायोटिक और अबायोटिक। जो संसाधन वे संसाधन कराते हैं जिनमें क्या होता है? जीवन होता है। क्या होता है? जीवन। जैसे मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात। और ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के होते हैं, नॉन लिविंग थिंग, सारी चीजें आती है इसके अंदर निर्जीव वस्तुएं, जैसे धातु और चट्टान। आई होप, मुझे लगता है कि उत्पत्ति के आधार पर आपको संसाधन का क्लासिफिकेशन जरूर समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे आगे समाप्यता के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? समाप्यता के आधार पर। कॉपी पेन लेकर इसको लिखना है आपको, ठीक है ना? अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना, ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में? दो। कौन कौन से दो भाग? ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट। एक तो है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। दोनों वेरी मोस्ट है। क्या है? वेरी मोस्ट। समाप्यता के आधार पर संसाधन को फिर से कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में से बांटा गया है। एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। अब इनके बारे में बारी बारी हम देखेंगे। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो अभी देख लेते हैं इनके बारे में, ध्यान से देखो। नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? बार बार। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? बार बार। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? बार बार। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, जिनके भंडार, जिनके भंडार क्या है सर? जिनके भंडार क्या है? असीमित है। क्या है? असीमित है। जिनके भंडार क्या है? असीमित है। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? बार बार कर सकते हैं, जिनके भंडार क्या होते हैं? असीमित होते हैं। सर जैसे एग्जांपल से समझाओ। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सौर ऊर्जा और नंबर 2 क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। इसे हम बोल सकते हैं सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो नवीकरणीय संसाधन के दो उदाहरण क्या है? याद रखना हमेशा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, जिनके भंडार क्या होते हैं? असीमित होते हैं। अब इसके अंदर आ जाओ, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम कर सकते हैं ओनली फॉर एक बार। कैसे कर सकते हैं? एक बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिनके भंडार क्या होते हैं? जल्दी से बताओ। जिनके भंडार क्या होते हैं? जिनके भंडार होते हैं सीमित। क्या होते हैं? सीमित होते हैं। जिनके भंडार क्या होते हैं? इनके भंडार क्या होते हैं भाई? सीमित होते हैं। जैसे सर एग्जांपल दो इसके। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हो कोयला, आप लिख सकते हो पेट्रोल, आप लिख सकते हो डीजल, आप लिख सकते हो सीएनजी, आप लिख सकते हो एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी। कोयला आप जानते हो, पेट्रोल आपका देखा हुआ है, डीजल भी आप जानते हो। सीएनजी की पूरा नाम क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। एलपीजी द्रवित
पेट्रोलियम गैस, जिसे इंग्लिश बोलेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह आपने देखा होगा, जिनको आप एक बार यूज कर लेते हो दूसरी बार आपको दोबारा ही लेना पड़ेगा, दोबारा आप उसको प्रयोग में नहीं ले सकते हो। इसीलिए ये ऐसे संसाधन है इनको एक बार आप प्रयोग कर लोगे, दोबारा फिर आपको नया लेना पड़ेगा। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी, इनका प्रयोग एक बार और इनका प्रयोग बार बार। इनके भंडार असीमित, इनके भंडार सीमित। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी था। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे संसाधनों का फिर से। अब हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। अभी देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में संसाधनों को बांटा गया है। वो सर 4 भाग कौन कौन से? देखो सारे बता देता हूं अभी। एक तो होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत। नंबर 2 क्या होता है? सामुदायिक। क्या होता है? सामुदायिक। नंबर 3 क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन। और नंबर 4 क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये था स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है वो देखो। ऐसे संसाधन ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति और ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति और पूरे परिवार का अधिकार होता है। पूरे परिवार का अधिकार होता है। ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति या फिर पूरे परिवार का क्या होता है? अधिकार होता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। सर एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल देख लो इसका, जैसे मकान, खेत, ये इसका क्या हो जाएगा? मोटे रूप से एग्जांपल हो। ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति या पूरे परिवार का अधिकार हो उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, एकदम इजी और सॉफ्ट एंड स्वीट डेफिनेशन के साथ मैंने आपको बताया। ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति और पूरे परिवार का अधिकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं, जिसे मकान और खेत। क्या बोलते हैं? मकान और खेत। ठीक है, ये लिख लेना आप, है ना। वीडियो को पॉज करके अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। अब हम बढ़ेंगे सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर पूरे समाज या समुदाय का अधिकार होता है। इस पर पूरे समाज या समुदाय का अधिकार होता है। उससे क्या करते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सर जैसे के अंदर देख लो, जैसे हम बोल सकते हैं सार्वजनिक पार्क। कोई भी जा सकता है उस पार्क के अंदर, सार्वजनिक पार्क। ठीक है, हम बोल सकते हैं शमशान भूमि। ठीक है,
जैसे सार्वजनिक पार्क, शमशान भूमि, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे सामुदायिक संसाधन के अंदर। ठीक है, ऐसे संसाधन जिस पर पूरे समाज या समुदाय का अधिकार होता है, जैसे सार्वजनिक पार्क, शमशान भूमि। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गएगा कि कौन कौन से संसाधन के अंदर क्या क्या बातें हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंदर। अब हम बढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंदर। राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्र या फिर देश के पास होता है। किसके पास होता है? देश के पास। ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व है, ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व है किसके पास होता है? देश के पास होता है। ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व किसके पास होता है? देश के पास होता है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे भारत की नदियां, जैसे भारत की नदियां, जिसे हम बोल सकते हैं भारत की नदियां। क्या बोल सकते हैं? भारत की नदियां। और भी इसके अंदर चीजें आ सकती है, और भी चीजें इसके अंदर आ सकती है, और भी चीजें इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ भारत की नदियां। ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व राष्ट्र या देश के पास होता है, जैसे भारत की नदियां। इस बात को आपको क्या रखना है? दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है। ऐसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये भारत है, ये क्या है? भारत है। तो भारत के इस तरफ भी आपको क्या मिलेगा? समुद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? समुद्र। और भारत के इस तरफ भी आपको क्या मिलेगा? समुद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? समुद्र। तो कहा जाता है कि जो 200 नॉटिकल माइल, ये जो समुद्र की जो दूरी होती है उसको इसमें मापते हैं समुद्र 200 नॉटिकल माइल। तो भारत की समुद्री जो दूरी वो कितनी है? 200 नॉटिकल माइल। इसके अंदर अंदर जो कोई रिसोर्स मिलेगा, क्या मिलेगा? कोई संसाधन मिलेगा। 200 नॉटिकल माइल के अंदर कोई यदि संसाधन मिलेगा तो वो किसका संसाधन हो जाएगा? तो भारत का होगा। यदि 200 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर कोई संसाधन मिल रहा है समुद्र के आसपास के अंदर, 200 नॉटिकल माइल के अंदर, तब तो वो संसाधन किसका होगा? भारत का। और 200 नॉटिकल माइल के आगे जो संसाधन मिलेगा तो फिर किसका हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, जिस पर एक नहीं बल्कि सारे देश का क्या होगा? अधिकार होगा। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। क्या बढ़ेंगे? आगे। अब हम पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। संभावी, विकसित, भंडार
और नंबर 4 संचित। ये देखो, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? 4, संभावित, विकसित, भंडार और संचित। अब हम बारी बारी देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर उसके अंदर क्या बात है। अब ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग प्रेजेंट टाइम के अंदर, प्रेजेंट समय के अंदर, वर्तमान समय के अंदर नहीं हो रहा है, उसे बोलेंगे हम संभावित संसाधन। जैसे राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का क्या नहीं हो रहा है? इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि राजस्थान, एग्जाम्पल में आप क्या लिख लें? राजस्थान और गुजरात, इन दोनों में वर्तमान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो याद रख लेना, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग वर्तमान समय में नहीं हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? संभावित संसाधन बोलेंगे। जैसे राजस्थान और गुजरात में वर्तमान समय में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना। ये कौन सा संसाधन कहलाता है? ये कहलाता है संभावित संसाधन। क्या कहलाता है? संभावित संसाधन। अब हम बढ़ते हैं आगे, विकसित संसाधन, इसकी ओर बढ़ रहे। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका क्या किया जा चुका है? सर्वेक्षण। ऐसे संसाधन जिनका क्या हो चुका है? सर्वे हो चुका है। ऐसे संसाधन जिनका क्या किया जा चुका है? अभी तक सर्वे हो गया, उनका सर्वेक्षण किया जा चुका है कि इनकी कितनी तो मात्रा है, कितनी इनकी मात्रा है और कितनी इनकी गुणवत्ता है, ऐसे संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी कितनी तो मात्रा है और कितनी गुणवत्ता है, उसे क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन। क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन। अब हम बढ़ेंगे भंडार की तरफ, इसकी तरफ। भंडार ऐसे संसाधन जो उपलब्ध है, जो क्या है? उपलब्ध है, लेकिन इनके इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो है लेकिन इनके इस्तेमाल की क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे संसाधन जो उपलब्ध हो लेकिन इनके इस्तेमाल की क्या नहीं है? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। संचित वाला यहाँ पे देख लो, संचित। जो संचित संसाधन है वो भंडार संसाधन का हिस्सा है। भंडार संसाधन का हिस्सा है। संचित संसाधन भंडार संसाधन का क्या है? हिस्सा है। जो संचित संसाधन है वो भंडार संसाधन का एक पार्ट है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। इनके उपयोग के लिए
इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसके उपयोग के लिए क्या है, टेक्नोलॉजी है, इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है, सही ढंग से नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट, संचित संसाधन भंडार संसाधन का हिस्सा है, इनके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है। आई होप, मुझे लगता है कि ये आपको क्लासिफिकेशन वगैरह सब समझ में आया होगा, और इसका अगला पार्ट हम कल करेंगे। आज आपके लिए इतना ही, तो इसको लिखना है, पढ़ना है, और कमेंट में आपको कैसी लगी वीडियो ये भी बताना है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।